हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQIS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस एंड टेक के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। हमारा एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको प्रजनन तंत्र कहा जाता है। तो इसके बारे में हमने जो बात कर रही थी वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात की थी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? तो मेल रिप्रोडक्टिव मतलब हम पुरुष या फिर नर जननांग की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया था, आज इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने पिछली क्लास में दिए थे, पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरुष के द्वारा हार्मोन निर्मित होते हैं। जो पुरुष के अंतर्गत जो मेल हार्मोन होते हैं या पुरुष हार्मोन कहाँ किसके द्वारा निर्मित होते हैं? उपकला कोशिकाओं के द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा, लेडिक कोशिकाओं के द्वारा या शुक्राणु शाक के द्वारा। मेल हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एपिथेलियल सेल, सर्टोरी सेल, लेडिक सेल्स या स्पर्मेटोसाइट्स। तो देखा जाए तो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ये कोई हार्मोन नहीं बनाते हैं, इनका संबंध किसी भी हार्मोन से नहीं होता है। इसका क्या काम है? तो ये जो है कई स्किन जो मतलब कई ऑर्गन्स होते हैं, कई अंग होते हैं, उनकी वॉल्स बनाने में काम करती हैं, मतलब उनकी दीवारें होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शुक्राणु नाशक, भाई शुक्राणु नाशक का मतलब हो गया कि स्पर्मेटोसाइट्स हो गए। यहाँ पे स्पर्म को जो शुक्राणु है उसको नाश करने वाले, उसको मारने वाले। तो बेसिकली मेल हार्मोन्स जो हैं वो किसी को मारने से तो नहीं होते, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब बचे आपकी दो चीज़ें, ये होती हैं सर्टोली सेल और लेडिक सेल। सर्टोली कोशिकाएं और लेडिक कोशिकाएं, ये आज हम पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको एपिडिडाइमस पढ़ाऊंगा। मैंने आपको बताया था वृषण जो होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं, उसके बाहर एक परत होती है, एपिडिडाइमस कहा जाता है उसको, जो उसके बारे में बात करेंगे। तो उस पे जो जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात होगी, जो वाहिकाएं होती हैं शुक्राणु वाली, उनमें जो है आपकी ये दो कोशिकाएं देखने मिलती हैं। वहाँ पे सर्टोली भी मिलता है और लेडिक भी मिलता है। तो हम जो मेल हार्मोन्स होते हैं, टेस्टेस्टेरोन, ये कहाँ से रिलीज होता है? तो लेडिक सेल से होता है। इसी को लेडिक कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है। तो आगे उसको समझने वाले भी हैं। इसके अलावा डैश कंट्रोल्स द चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित कौन करता है? हार्मोन्स करते हैं, एंजाइम्स करते हैं, लिम्फ्स करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता। लसिका की बात करें तो लसिका का ये काम नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी ब्लड में पढ़ा चुका हूँ। एंजाइम्स जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शंस को कहीं ना कहीं डक्ट के तौर पे रिलीज करते हैं। तो ये किशोर अवस्था के दौरान जो परिवर्तन होते हैं वो किसी एंजाइम से नहीं होते हैं, वो हार्मोन से होते हैं। उनमें कौन होता है? हार्मोन होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे चलकर। टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सारे हार्मोन्स एडोसलेंस में मतलब किशोर अवस्था में परिवर्तन लाने में मदद करते हैं। इसके अलावा अनदर नेम ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? तो मेमोबियन ग्लैंड, ये तो बिल्कुल नहीं होता। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी नहीं है। पेरिनियल ग्लैंड, ये भी नहीं है। तो इसी को बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, काउपर ग्रंथि। ये जो होता है पूरा का पूरा जो यूरेथ्रा होता है, जिससे आपका सीमेन, स्पर्म, सीमेन और यूरिन, ये सारी जिस जगह से पास होती हैं, तो उस लेयर को मतलब उस रास्ते को एक तरीके से ल्यूब्रिकेशन का प्रोवाइड करने का काम किसका है? कॉपर्स ग्रंथि का है। कि क्योंकि आपका जो यूरिन होता है, यूरिन की बात करें, जो मूत्र होता है वो होता है क्या? अम्लीय, मतलब वो होता है एसिडिक। और अगर हम बात करें स्पर्म की या सीमेन की भी बात करें, तो ये जो है ये कैसा होता है? तो ये होता है बेसिक, या इसी को अल्कलाइन कहा जाता है, या इसी को क्षारीय कहा जाता है। तो भाई जिस रास्ते से ये दोनों एक ही रास्ता है जिससे निकल रहे हैं, तो उसमें जो है एसिडिटी होने के कारण क्या होता है कि वो रास्ता जाम ना हो जाए, तो उसके लिए एक ग्लैंड हमारी काम करती है जिसको कहा जाता है कॉपर्स ग्रंथि। ये एक तरीके से यहाँ पर ल्यूब्रिकेशन रिलीज करती रहती है, जिससे ये रास्ता चिकना बना रहे और आसानी से सारी चीज़ें इससे पास हो जाए। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का ही दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड है। इसके अलावा कोई डाउट्स होंगे, इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ जाइए। लेक्चर की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। और भी कोई तरह के इश्यूज़ हैं, दिस इज़ माय मेल ID, यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो देखा जाए तो हम बात कर रहे थे जनन की, प्रजनन की। तो प्रजनन के दो प्रकार मैं आपको बता चुका हूँ। जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह का होता है,
एक लैंगिक और एक अलैंगिक, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारी अभी बात हो रही है ह्यूमंस के अंदर, और ह्यूमंस के अंदर जो होता है, मतलब मानव के अंतर्गत देखा जाए तो वही कौन सा है, तो वो लैंगिक जनन है। और लैंगिक जनन में आज हम बात कर रहे हैं मेल के बारे में। तो नर जननांग कौन कौन से हैं, इस पे हमारी बात हो रही थी, तो उन्हीं को देखते हुए चलते हैं। क्योंकि भाई कहीं पर भी आपका निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो स्पर्म भी चाहिए, ओवम भी चाहिए। तो ओवम कौन प्रोड्यूस करेगा, फीमेल प्रोड्यूस करेगी, और मेल जो है स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। तो ये स्पर्म के लिए हमने पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी, क्या लैंगिक अवस्थाएं होती हैं, कहाँ कहाँ आपका जो निषेचन होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, यौवनारंभ, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, बचपन, फिर आपकी एडल्टहुड, वयस्कता और चाइल्डहुड के बीच में प्यूबर्टी जो आती है, वो मैंने आपको बताया था। लड़कों लड़कियों में कॉमन क्या होता है, लड़कों में क्या होता है, फीमेल्स में क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, मतलब प्रजनन घटनाएं कुछ होती हैं किसी भी जीव के पैदा होने से। मतलब बर्थ हुआ है किसी का, तो बर्थ होने में कुछ प्रोसेस लगी है, जिसमें एक मैंने आपको बताया था, एक चीज़ होती है जिसको गैमीट कहा जाता है। तो गैमीट का बनना मतलब स्पर्म और ओवा का बनना, ये सबसे पहला प्रोसेस होना ज़रूरी है। ये तब तक पूरा नहीं होगा, तब मतलब रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। मतलब ये आपका कोई एम्ब्रो बन रहा है, भ्रूण बन रहा है, तो ये भ्रूण कब बनेगा, ये भ्रूण तब बनेगा जब यहाँ तक जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। और युग्मनज से पहले क्या चाहिए, ओवम चाहिए, स्पर्म चाहिए। तो ये कैसे बनेंगे, तो ये जो है सबकी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में ओवम और मेल की बॉडी में स्पर्म। क्या बचपन से बनने लगता है, तो नहीं, एक सर्टेन एज पे जाके ये बनना चालू होता है, उसी को प्यूबर्टी या यौवना आरंभ, किशोरावस्था कहा जाता है। तो गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म और ओवा बनना है, उसके बाद इंसेमिनेशन होना है। इंसेमिनेशन का मतलब कि भाई जो स्पर्म है वो पहुंच पाए कहाँ तक, ओवम तब तक जाके तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो भाई स्पर्म तो मेल ने बना लिया, ओवम फीमेल ने बना लिया, तो एक प्रोसेस है जिसको इंसेमिनेशन कहा जाता है। इंसेमिनेशन का मतलब कि भाई उस स्पर्म को ओवम तक पहुंचाना, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फिर होता है निषेचन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स लीडिंग टू फॉर्मेट ऑफ जाइगोट। इसके बाद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन जो होता है कि यूट्रस की जो वॉल होती है गर्भाशय में, वहां जाकर जो भ्रूण होता है वो चिपक जाता है, इम्प्लांट होता है, और वहीं पर 9 महीने उसको सारे पोषण मिलते रहते हैं। फिर गेस्टेशन। गेस्टेशन जो होता है ये गर्भावस्था को बोल सकते हैं, जो आपका 9 महीने का लगभग होता है। फिर पार्ट्यूरेशन, जिसमें डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये प्रोसेस से होकर गुजरना है। तो इसके लिए हम अभी बात केवल एक ही चीज पे कर रहे हैं, स्पर्म पर। तो स्पर्म जिसको वीर्य कहा जाता है, अब ये बनेगा कैसे, ये मेन चीज है। तो इसको बनने में कुछ ऑर्गन्स का रोल होता है। तो हम वही बात कर रहे थे भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। पुरुष के अंतर्गत या नर के अंतर्गत जनन जो अंग हैं उनकी बात हो रही है। इसी में मैंने आपको बताया था कि भाई 2 तरह के ऑर्गन होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी मतलब प्राथमिक जननांग, और एक होते हैं द्वितीयक जननांग। अब मेल के अंदर अगर हम प्राइमरी की बात करें तो इसमें आ जाता है क्या, टेस्टिस, क्योंकि यहीं से बनता है क्या, स्पर्म। किसी की बॉडी में स्पर्म टेस्टिस नहीं होगा तो क्या कोई बोल सकता है कि भाई उसकी बॉडी में स्पर्म बनेगा। तो आपको मैंने बताया था कि माँ के पेट में 7वें महीने के अंतर्गत जब टेस्टोस्टेरोन का रिलीज होता है, तब स्कॉर्टम बैग से, स्कॉर्टम जो थैली होती है वो नीचे की तरफ आती है, डिसेंड होती है, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए शरीर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो ये जो चीज़ है स्पर्म, ये कब बन पाएगा, जब टेस्टिस जो है वो बाहर होगा। और इसलिए हमने टेस्टिस को क्या कह दिया, हमने कह दिया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले प्रोस्टेट ग्लैंड, या फिर आपसे यूरेथ्रा पूछ ले, या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पूछ ले, या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पूछ ले, ये सारी चीजें द्वितीयक जननांग के हैं, क्योंकि ये मुख्य तौर पर उन रस्तों में आती हैं, ना कि वहां से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली ये एक थैले जैसा होता है जिसको स्कॉर्टम सैक कहा जाता है। इसी के अंदर पेयर्स होते हैं, पेयर्स मतलब जोड़े होते हैं किसके, टेस्टिस के। और इसी के बाहर एक परत होती है
जिसको एपिडिडाइमस कहा जाता है। और यहीं से निकलकर ये एपिडिडाइमस आपका यहाँ पर आपको सेमिनल वेसिकल मिलता है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा प्रोस्टेट जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये एक ओपनिंग है जो कहाँ से आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से, मतलब जो मूत्राशय होता है जिस पे पूरा का पूरा यूरिन जाकर जमा होता है, उसकी भी एंट्री यही है, स्पर्म की एंट्री भी यही है, यहाँ से सीमन की एंट्री भी यही है। और ये एक ही रास्ता है जिससे ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, जिसको शिशन या पेनिस कहा जाता है। और यूरेथ्रा जो है रास्ता को कहलाता है। तो इसमें जो है हमने टेस्टिस की बात करी कि टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, कि मेल के अंदर जो बनेगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस बनेगा। ऐसे ही फीमेल्स के अंदर ओवरी बनेगी, अंडाशय बनेगा जहाँ से अंडे निकल रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और बाकी जो बचा हुआ है वो सेकेंडरी है। तो हमने प्राइमरी सेकेंडरी क्या क्या होते हैं इनके नाम देख लिए थे, इनके काम जो है आज की क्लास में सीखेंगे हम। तो देखिए, पुरुषों के उदर के नीचे जो आपका पेल्विक रीजन होता है, शरीर के बाहर और भीतर कुछ विशिष्ट अंग स्थित होते हैं जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी को आप क्या कह देते हैं, तो इन अंगों को सामूहिक रूप से हम जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र कहा जाता है। तो वही चीज़ हम समझ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो है वृषण कोश है, स्कॉर्टम है, इसके अलावा जो टेस्टिस हैं ये वृषण है, और ये शुक्रवाह अधिवृषण है। यहीं पर हम आज कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें सर्टोली और लेडिक, इनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये आपका वृषण हो गया, और ये है शुक्रवाहक, मतलब ये आपकी एक ट्यूब्यूल होती है जो स्पर्म को ले जाने का काम करती है, कहाँ से, शरीर से बाहर। तो ये जो चीज़ है इसमें सबसे मेन चीज़ क्या हो गई, आपकी टेस्टिस हो गई। तो मैंने आपको बताया था टेस्टिस है, फिर एपिडिडाइमस है, फिर वासा डिफरेंस है जो शुक्रवाहिका है, जो रास्ता है उसको शुक्रवाहिका कहा जाता है। फिर सेमिनल वेसिकल है जिससे सीमेन निकलता है। फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके अलावा कोपर्स ग्लैंड है, यूरेथ्रा है, और पेनिसेशन है। तो इन सारी चीज़ों को आज समझेंगे। तो देखिए, नर जनन तंत्र में सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, तो ये आपका वृषण हो गया, टेस्टिस हो गए। तो टेस्टिस को अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यही जो चीज़ है, इसी को जो मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो टेस्टिस हो गया। तो टेस्टिस के बारे में पूछा जाए तो मानव में वृषण 2 होते हैं, जो मैंने आपको बताया जोड़ों में मिलते हैं, और इनका रंग गुलाबी तथा आकृति में अंडाकार होते हैं। तो ये जो चीज़ है इसमें मैंने आपको बताया था कि जिनके टेस्टिस 7वें महीने में माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकल आते, उनको कौन सी दिक्कत होती है, क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहा जाता है उसको। और उनकी बॉडी के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है हाइपरथर्मिया, हिंदी में भी इसको हाइपरथर्मिया ही कहा जाता है। और देखिए क्या है कि बायोलॉजी के बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हिंदी तो हैं उनके, लेकिन एग्जाम्स में जो है आपसे पूछा जाता है कि उनके इंग्लिश नेम ही, जैसे पार्थोजेनेसिस, कभी नहीं, अनिषेचक जनन कभी नहीं पूछा गया अभी तक, तो वहाँ पे पार्थोजेनेसिस ही आपको पता होना चाहिए। टेस्टिस के लिए वृषण शब्द चलता है, लेकिन टेस्टिस भी कई बार पूछा गया है। क्रिप्टोकॉर्डिज्म के लिए क्रिप्टोकॉर्डिज्म ही शब्द है, इसलिए मैं इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग यहाँ पे कर रहा हूँ। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मानव में कितने वृषण होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, और ये माँ के गर्भ में ही 7वें महीने में ही बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो ये जो है जैसे वृषण कोश, जो एक सैक होता है, बैग सा होता है, उसमें होते हैं। वृषण में पाई जाने वाली नलिकाओं को शुक्र जनन नालिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है, जिससे स्पर्म आगे तक जाता है, जो वृषण की इकाई है। और वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त नर हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है भी वृषण में बनता है, जो लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो मेल के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किससे कंट्रोल होंगी, तो वो टेस्टोस्टेरोन से जो होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें इससे ही हमारी मैनेज होती हैं। अब मैंने आपको कहा कि भाई जो टेस्टिस हैं ये बाहर आने का क्यों वजह है, तो बाहर इसलिए आना है क्योंकि टेम्परेचर चाहिए शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। इसी स्टेज में स्पर्म बन पाएगा, नहीं तो स्पर्म ही नहीं बन पाएगा तो फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन, तो रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो मानव में वृषण देह गुहा के बाहर पाए जाते हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कहाँ पे पाए जाते हैं, बाहर पाए जाते हैं। वृषण कोश में ताप शरीर के ताप से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिसके कारण शुक्राणुओं का निर्माण सुगमता से हो जाता है। और यदि वृषण गुहा के अंदर होंगे तो शरीर के तापमान पे शुक्राणुओं का बनना असंभव हो जाएगा। उसको कौन सी कंडीशन हो जाएगी, क्रिप्टोकॉर्डिज्म या आपका हाइपरथर्मिया की कंडीशन है, उनकी बॉडी में स्पर्म बनेगा ही नहीं। और स्पर्म नहीं बनने के कारण वो कैसे हो जाएंगे, इनफर्टाइल हो जाएंगे, मतलब उनके अंदर जो निषेचन क्षमता है, इम्पोर्टेंट जिसको कहा जाता है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है
वो हो जाती है। मतलब कि एक तरीके से वो पुरुष जो है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, रिप्रोडक्शन को, मतलब आपका किसी भी तरह से प्रजनन करने में समर्थ नहीं होंगे। तो कई तरह के जो फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम है वो इसके कारण भी होती है, ये तो जन्म से होती हैं। कई बार बताया जाता है कि जो टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस को एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी में होता है। तो अगर जैसे कि कई लोग माइंस में काम करते हैं, माइंस में टेम्परेचर अलग अलग होता है, या कई बार ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, भट्टियों में काम करते हैं, बॉयलर्स में काम करते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कई बार बहुत डेप्थ में काम करते हैं, माइंस वगैरह, पेट्रोल की माइंस वगैरह। तो उनकी बॉडी में क्या होता है कि जो स्पर्म होना चाहिए, जो टेस्टिस को टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, वो बाहर से हो ही नहीं पाता, तो उनके अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। तो ये जो समस्या है ये शरीर के लिए अलग से है। या इसमें ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर बॉडी जो टेस्टिस हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, ऐसे कपड़े पहने जाएं जिससे वो बहुत ज़्यादा जो है फ्रीली मूव नहीं हो सकते, तो उससे भी जो स्पर्म काउंट है वो भी कम होता है और टेस्टिस जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें उसी से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये अलग से जो सेटअप है सब ह्यूमन्स के अंदर, वो इस चीज़ के कारण है। क्रिप्टोकार्डिज्म और हाइपरथर्मिया शब्द नाम याद रखेंगे। इसके बाद देखिए आगे जब आप बढ़ते हैं तो क्या आती है, वासा डिफरेंस आती है। अब वासा डिफरेंस आपसे पूछे कि भाई क्या है, तो वासा डिफरेंस का मतलब यही है, ये जो पूरी की पूरी आपकी परत जा रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसी को हम क्या कह रहे हैं, वास डिफरेंस कह रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यही हम बात कर रहे हैं कि भाई इसी को क्या कहा जाता है, वास डिफरेंस या शुक्रवाहक। कि भाई स्पर्म तो बन गया है टेस्टिस में, लेकिन उसको आगे तक ले जाना है। तो शुक्र जनन नालिकाओं में निर्मित शुक्राणु शुक्रवाहिकाओं को और अधिवृषण के माध्यम से शुक्रवाहक में आते हैं और यहाँ से शुक्राशय पहुंचते हैं, और शुक्रवाहक उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर से लूप बनाती है और कहाँ पे पहुंचेगी, यूरेथ्रा के पास पहुंचेगी। अब देखिए यहाँ पे एक सेटअप है, मतलब टेस्टिस से ये वासा डिफरेंस तो जा रही है, लेकिन इसके बीच में एक चीज आ रही है जिसको कहा जा रहा है एपिडिडाइमस, जिसको अधिवृषण कहा जाता है। यहीं पर आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है। तो देखिए क्या होता क्या है, यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो देखिए इसके ऊपर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, लोब्स होते हैं, इनके अंदर जो है इसी को एपिडिडाइमस शुक्रवाहक जो होता है इससे जुड़ा हुआ, यहाँ पे हम वृषण कोश की बात कर रहे हैं जिसको आप एपिडिडाइमस कह रहे हैं। एपिडिडाइमस को अगर बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे, मतलब बहुत फैला कर देखेंगे, तो उसके अंतर्गत कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। ये कुछ इस तरीके की चीज़ होती है। अब इसी में एक सेल होता है जिसको क्या कहा जाता है, सर्टोली सेल कहा जाता है। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया होता है, इसके अलावा स्पर्मेटोजोआ होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। इन इंटरस्टिशियल सेल्स को ही क्या कहा जाता है, लेडिक सेल कहा जाता है। मतलब अगर हम बात करें एक एक टेस्टिस में लगभग ऐसे 250 लोब्स मिल जाते हैं, 250 लोब्स। मतलब ये तो बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज़ है कि भाई जो स्पर्म बन रहा है वो यहीं पे तो बन रहा है। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या है, वो स्पर्म का बनना, और उस स्पर्म को जो पोषण प्रदान करेगा वो सर्टोली सेल करेगा। ये क्या करेगा, इसको एक तरीके से पोषण देगा, क्योंकि स्पर्म के अंदर पोषण नहीं होगा तो स्पर्म आगे पहुंचेगा, फर्टिलाइज ही नहीं करा पाएगा, निषेचन ही नहीं करेगा। तो सर्टोली सेल की भी जरूरत होती है, और इंटरस्टिशियल सेल यहाँ बीच बीच में होते हैं जिनको लेडिक सेल कहा जाता है। ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, मेल हार्मोन। अभी मैंने क्वेश्चन आज ही के दिन पूछा था कि भाई मेल हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो इंटरस्टिशियल से होते हैं, और ये पोषण देने का काम करता है जब आपका स्पर्म बन रहा होगा अंदर। तो ये दो चीजें याद रख कर जाइए, सर्टोली और लेडिक, बार बार पूछ रहा है इससे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बन रहा है क्या, यहाँ पे अलग अलग ऐसे हर जगह स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ पर स्पर्म का बनना चल रहा है, और बीच बीच में क्या आ जा रहा है, सर्टोली आ जा रहा है। तो ये सर्टोली जो है इसका काम क्या है, तो सर्टोली का काम है इस स्पर्म को पोषण देना। तो ये पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन प्रदान करना। वैसे तो फीमेल्स का जो ऑर्गन ओवम होता है उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, क्योंकि उसे ही फर्टिलाइजेशन करना होता है। लेकिन स्पर्म भी जाएगा तभी तो फर्टिलाइज करेगा, तो उसको जो करने के लिए है वो सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल के अलावा मैंने आपको बताया ये इंटरस्टिशियल लेडिक सेल भी इसके पास ही होते हैं बाहर की तरफ, जो क्या काम करते हैं, जो बेसिकली कई तरह के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, एंड्रोजन टाइप के। जैसे किसी के अंतर्गत देखा होगा आपने, गुस्सा बहुत आता है मेल्स को, बहुत जल्दी आ जाता है, तो उसकी वजह क्या है, तो यही है लेडिक सेल्स की, बहुत तेजी से उतावले हो जाते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये यहाँ से पूरे बैलेंस होते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये लेडिक सेल्स हैं, इन्हीं लेडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है। अब यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इन्हीं से निकल कर आ रही है, तो यहाँ पे स्पर्म बन रहा है, स्पर्म को पोषण भी मिल रहा है, कई तरह के हार्मोन भी रिलीज हो रहे हैं, ये पूरा काम चलता रहता है अंतर्गत। तो फंक्शंस आपसे पूछ ले लेडिक सेल के क्या है, तो प्रमोट नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ मेल एनिमल्स,
मतलब जितने भी नर होते हैं, कोई भी जानवर उठाकर देख लीजिए, तो उसमें लेडिक सेल जो टेस्टिस में होता है वो क्या काम कर रहा है, नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर, जो नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर है उनके अंतर्गत उसको काम करता है, ग्रोथ करना, मेंटेनेंस करना, इंटरस्टीट फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं हार्मोन्स के कारण आती हैं, तो वो होता है कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को भी कंट्रोल करता है, अगर ये ढंग से हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तो स्पर्म भी नहीं बन पाएगा। इसके अलावा जनरल एनाबॉलिक इफेक्ट होते हैं, इसके कुछ साधारण सी चीज़ें हैं कि ये प्रोसेस का करने में मदद करता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई लेडिक सेल के बारे में बता दो, तो लेडिक कोशिकाओं के बारे में क्या बताएंगे, ये इंटरस्पीशियल स्पेस में होते हैं और इनका काम है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। मैंने आपको बताया ये जिनमें ज़्यादा होते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है। फिर सर्टोली सेल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं और यहीं पे स्पर्म को पोषण दिया जाता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू द जर्म सेल। अब देखिए जर्म सेल जब भी आएगा तो मतलब वही होता है, जर्म कोशिकाएं जो होती हैं आपकी सोमेटिक कोशिकाओं से अलग होती हैं। सोमेटिक कोशिकाओं का मतलब क्या, तो सोमेटिक मैंने आपको जब मियोसिस माइटोसिस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारा कोई बाल टूट जाता है तो हूबहू वैसा ही बाल आता है, वो है माइटोसिस। वो कैसा है, तो वो आपका पूरा का पूरा वैसे ही कॉपी बना देगा, जिसको समसूत्री विभाजन कहा जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन में कौन काम करते हैं, जर्म सेल, मतलब स्पर्म जो है वो काम करेगा। तो वो कहाँ से मिलता है, सर्टोली सेल से। अब जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये इनर वॉल्स होते हैं सेमिनिफेरस, ये जो है अंडर मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड देन हैप्लॉइड स्पर्म बनाना। तो ये जो है आपका सीधे शब्दों में बात करें तो विभाजन में मदद करते हैं कि भाई आपकी बॉडी के अंदर 46 है, उन 46 से तोड़कर 23 पहुंचाना, तो उसका काम जो है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करते हैं। सर्टोली और लेडिक का मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ को बहुत अच्छे से गार्ड बांध लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, अब कहाँ पहुँचना है हमको, थोड़ा सा और बाहर निकलना है। तो बाहर आने पर हमको क्या मिलेगी, एक सेमिनल वेसिकल मिलेगी। सेमिनल वेसिकल की बात करें तो एक पत्ती नुमा आकार की होती है, इस डायग्राम से आपको देख के समझ आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक पत्ती सी है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें इस डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से दिख रही है तो इसको देख लीजिए आप। यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको कहा जाता है क्या, सेमिनल वेसिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आपका आ रहा है यहाँ पे बेसिकली इसको कहा जाता है स्पर्म, लेकिन इस स्पर्म को आपने सुना होगा कई बार कि जैसे कोई तरह के आपराधिक जुर्म होते हैं, जैसे रेप केस होते हैं, बलात्कार का केस होता है, तो उनमें जो है सीमेन के सैंपल्स लिए जाते हैं। तो वहाँ पे स्पर्म के सैंपल्स क्यों नहीं लिए जाते, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आने के बाद स्पर्म में ये जो सेमिनल वेसिकल है यहाँ से भी एक फ्लूइड रिलीज होता है, प्रोस्टेट से भी एक फ्लूइड रिलीज होता है आपका, जो अगर हम बात करें ये यहाँ से यूरिन भी आता है। तो इसके लिए जो है ये जो है सेमिनल वेसिकल भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाती है और इनको कंबाइनली आप क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। तो ये जो चीज़ है हम समझ रहे हैं किसके बारे में, तो यहाँ पे मैंने आपको लेडिक सेल के बारे में बता दिया। अब देखिए शुक्राशय जिसको सेमिनल वेसिकल कहा जाता है, शुक्राशय मूत्राशय की पश्च शता पर मतलब पीछे की तरफ है और मलाशय के बीच में स्थित होती है, मतलब जो रेक्टम होता है, एनएस होता है, उसके पास होती है और ये शुक्र तरल बनाता है जो शुक्राणुओं को ले जाने के लिए एक माध्यम के रूप में काम करता है, मतलब स्पर्म को ये लेकर जाएगा जिसको सीमेन कहा जाता है। शुक्रवाहक के भीतर शुक्राणु निष्क्रिय बने रहते हैं, इस तरल के साथ मिलने पर ये सक्रिय हो जाते हैं। अभी तक जो है वो एक तरीके से एक्टिव नहीं होते हैं, जब इससे मिल जाते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं। और शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में जो है स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। अब देखिए ये जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब होता क्या है, जो वास्ट डिफरेंस है ध्यान से देखिए, यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो ट्यूब्यूल है ये क्या लेकर जा रही है, स्पर्म लेकर जा रही है। अब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ये क्या चीज है, ये है वेस्ट डिफरेंस। तो इसको क्या किया जाता है, यहाँ बंद कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, स्पर्म कभी आगे पहुंचता ही नहीं है। इसी चीज को कहा जाता है वेसेक्टोमी, हिंदी में इसी को कहा जाता है नसबंदी। तो बेसिकली अगर आपका वास्ट डिफरेंस को बीच में ही क्या कर दिया जाए, आपका वहाँ पे कई लोगों की हुई भी थी इंडिया में 1973 के बाद। इंडिया एक पहला ऐसा देश था, आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इंडिया में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की जो है प्रोसेस आई थी, मतलब परिवार नियोजन के बारे में आया था। तो किसी जो है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक तरीके से थोपा गया था 1973 के आसपास, इंदिरा गांधी सरकार के समय ये जो है आपके लिए
नसबंदी कार्यक्रम आए थे, डॉक्टर्स को टारगेट दिए गए थे, जगह जगह जाते थे और नसबंदी करते थे, वेसेक्टोमी। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें और भी चेंज हुई। अब जो है अब उसको फैमिली प्लानिंग जो है मतलब परिवार कल्याण कहा जाता है, अब परिवार नियोजन शब्द हटा दिया गया है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ थी वो उसी से जुड़ी हुई थी, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में यही होता है कि बेसिकली आपका यहाँ से जो भी स्पर्म जाता है उसको बीच में रोक दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि भाई जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो एक प्रोसेस फीमेल्स के अंदर भी किया जाता है, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन मेल वाला जो प्रोसेस है वो ईजी है, लेकिन होता इंडिया में फीमेल्स का ज़्यादा है। तो क्यों ऐसा होता है इसके बारे में भी आगे मैं बात करूंगा कि क्यों इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ हम लोग एक्ट्स की भी बात करेंगे। यहाँ पे बायोलॉजी भले हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो थोड़ी से बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें उसमें होती हैं, तो उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। कुछ बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि कई प्रोग्राम्स इंडिया में आए थे, MRTP एक्ट की भी बात करेंगे हम, फीमेल ऑर्गन जब पढ़ेंगे तब। तो वेसेक्टोमी याद रखेंगे, नसबंदी कहा जाता है, भारत में बहुत हुई। 1973 में संजय गांधी को कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को करवाई थी। बाद में जब विपक्ष सरकार आई थी, मतलब जो मोरारजी देसाई की सरकार आई थी 1977 में, इमरजेंसी के बाद वापस से इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन होने में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी ने ऐसे कई लोगों की नसबंदी हो गई थी, क्योंकि नसबंदी के बाद क्या होता है, वेसेक्टोमी के बाद स्पर्म बाहर जा ही नहीं सकता। जब स्पर्म बाहर जाएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा। तो कई ऐसे युवा थे जो है मतलब कई ऐसे लोग थे, बैचलर्स थे, जिनकी शादी नहीं हुई थी और उनकी वेसेक्टोमी करा दी गई थी। तो उसके बाद जो है अगली सरकार ने उनके लिए एक भत्ता लाया था, जिसमें ऐसे लोगों को जो है एक तरीके से फंड्स दिए जाते थे, जिससे मतलब एक ये तो एक बहुत वैसी घटना थी कि कई लोगों की जवानी छीन ली गई थी, लेकिन साथ में एक तरीके से कंपनसेशन बोल सकते हैं, कंपनसेशन में वो चीज़ आती है। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो वो स्कीम बंद कर देते हैं, जब दूसरी सरकारें आती हैं तो वो चालू कर देती हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि भाई गलत हुआ लोगों के साथ। तो वो तो उसी टाइम की बात हो गई, लेकिन प्रोसेस आप समझिए कि यहीं से स्पर्म जा रहा है, स्पर्म को बीच में ही रोक दिया गया। तो भाई अब जो बाहर आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ सीमेन आएगा, जो कि कहाँ से निकल रहा है आपका, ये आपका शुक्राशय जो सेमिनल वेसिकल है वहाँ से निकल रहा है। तो एक चीज़ ये भी होती है, ध्यान से इसको याद रखेंगे, एग्जाम्स में लिखने पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, मिलने पर ये सक्रिय हो जाते हैं और शुक्राशय के साथ एक वाहिनी आती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्या होता है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा में क्या आएगा, आपका यूरिनरी ब्लैडर, मतलब आपका मूत्र जो है यूरिन भी आएगा, सेमिनल वेसिकल से भी आपका सीमेन भी आएगा, बल्बो यूरेथ्रल से लुब्रिकेंट भी आएगा। तो ये सारी चीजें मिलकर आपके यूरेथ्रा से निकलती हैं। मूत्र मार्ग, ये शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के लिए उभय मार्ग के रूप में काम करता है, और ये मार्ग आगे जाकर शिश्न के शिखर भाग पर मूत्र जनन मतलब यूरोजेनिटल एपर्चर द्वारा बाहर खुलता है, और इसी के थ्रू जो है स्पर्म जो है ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा जो शिश्न पेनिस जिसको कहा जाता है, इसमें जो है आपकी इरेक्टाइल जो टिश्यूज होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज जो हैं वो हेल्प करते हैं इंसेमिनेशन में। इरेक्टाइल मतलब कि यहाँ पर पेशियों में बने इस भाग में लंबा मूत्र मार्ग स्थित रहता है, जो एक छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है, और मैथुन के समय शुक्राणु इसी मूत्र मार्ग से बाहर निकलते हैं, इसी छिद्र से मूत्र भी बाहर निकलता है, और इसलिए इसको मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। तो यहीं से जो है बेसिकली जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, बर्थ जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है मेल और फीमेल्स में, तो वो इसी के थ्रू होता है, और इसके थ्रू ही जो है इंसेमिनेशन का प्रोसेस, पहला जेमेटोजेनेसिस, स्पर्म बना हुआ है लेकिन उसको पहुंचाना है, तो इस ऑर्गन के थ्रू पहुंचाया जाता है। अब देखिए एक ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है। ये मूत्र मार्ग के आधार भाग पर स्थित होती है। अब क्या होता है, जहां से मूत्र निकलता है वहीं पर पास में होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंतें। बड़ी आंतें क्या होती हैं, कई बार इसके ही अंदर आकर जो है टच होने लगती हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसी कंडीशन को हर्निया कहा जाता है। तो प्रोस्टेट जो के पास ही जो है अगर हम देखेंगे तो ये दोनों मार्ग अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो भी ये दिक्कत आती है। प्रोस्टेट के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, देखा जाता है कि भाई इससे रिलेटेड प्रोस्टेट कैंसर वगैरह जैसे भी रोग होते हैं, ये मूत्र मार्ग के आधार भाग पर स्थित होती है। ये मूत्र मार्ग में एक क्षारीय स्राव छोड़ती है। क्षारीय मैंने आपको बताया था अल्कलाइन, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है और मूत्र की अम्लता को उदासीन कर देता है, क्योंकि आपका यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम वहां पे काम करता है। तो ये हमने जो बात करी है वो बेसिकली क्या की है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये किस तरीके से चीजें चलती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। तो यहाँ पे जो टेस्टिस है, मैं आपको मेल तो पढ़ा दिया है मैंने, लेकिन टेस्टिस जिसको वृषण कहा जा रहा है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने अलग बताए उनको भी देख लीजिए। इसके अलावा एपिडिडाइमस, इसको अच्छे से देखना है, बाकी तो आप चीज़ें
समझ ही गए, वेसेक्टोमी वगैरह से आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा सर्टोली सेल और लेडिक सेल, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए। इसके अलावा आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन मैन क्रिप्टोकॉर्डियम इज द कंडीशन व्हेन, मनुष्य में क्रिप्टोकॉर्डिज्म वो स्थिति है, testes do not descend into the scrotum, there are 2 testes in each scrotum, testis degeneration in the scrotum और या testis enlarges in the scrotum। वृषण अंडकोश में नहीं उतरते हैं, प्रत्येक अंडकोश में 2 वृषण होते हैं, वृषण अंडकोश से पतित हो जाता है, वृषण अंडकोश में बड़ा हो जाता है। तो क्या कौन सी कंडीशन है ये आप बताइए। इसके अलावा देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नोन एज सर्टोली सेल्स विच आर, शुक्रजनक नालिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। इनको सोमेटिक सेल कहा जाता है, जर्मीनियल सेल कहा जाता है, प्रोटेक्टिव सेल कहा जाता है, या रिप्रोडक्टिव सेल कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, आज की क्लास देखी होगी तो। विच ऑफ दीज इज अ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इन मेल मैमल्स, इनमें से कौन सा नर स्तनधारियों में एक सहायक प्रजनन ग्रंथि है। इंजीनुअल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, मशरूम शेप्ड ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड। वक्षण ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, मशरूम के आकार की ग्रंथि या फिर जठर ग्रंथि। तो इसका आंसर भी आप करेंगे। और इस जो भी हम अभी चीज़ें पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए। और भी कोई तरह के डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा, या फिर यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि बहुत टफ आया हुआ है किसी एग्जाम्स में भी, जो आप समझने में असमर्थ हैं, मुझे मेल कर दीजिए, मैं क्लास में उस चीज़ को डिस्कस कर दूंगा। इसके अलावा और भी कोई चीज़ है तो इन सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ जाइए। लेक्चर की PDF यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से आप पूछ सकते हैं। और जो है अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक ज़रूर करिए, नहीं भी लग रहा है तो भी हमें बताइए कि आपको क्या चीज़ें ऐसी लग रही हैं। अगर लेक्चर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।